अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ सिविक्स पार्ट 2। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की क्लास में स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा टॉपिक अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अदलिया हुकूमत का तीसरा शोबा। आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हुकूमत के 3 शोबे मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया। अदलिया हुकूमत का तीसरा शोबा है, मगर बहुत ही अहम इदारा है, अहम शोबा है। यही इदारा, यही शोबा जो है वो जमहूरियत की कामयाबी और मुल्क में शहरियों के बुनियादी हुकूक़ की ज़मानत देता है। अगर कोई हुकूमत गैर आइनी इक़दाम करते हुए शहरियों के बुनियादी हुकूक़ सल्ब करने की कोशिश करती है तो अदलिया उसे ऐसा करने से रोक सकती है। अदलिया के पास इख्तियार है। और वैसे भी वफाकी रियासतों में, जहाँ ऐसी रियासतें जहाँ पर वफाकी निज़ाम हो, उन रियासतों में अदलिया आइन की मुहाफ़िज़ होती है। अदलिया के पास आइन की तशरीह करने के इख्तियारात भी होते हैं और ये वफाकी निज़ाम हुकूमत में बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हुकूमत कोई ऐसा कानून पास करे जो आइन से मुतसादिम हो तो शहरी ऐसे किसी भी कानून को अदलिया में चैलेंज कर सकते हैं और अदलिया जो है वो बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फ़राहम करते हुए अपने तमाम तर इख्तियारात को इस्तेमाल करती है। अदलिया का आज शोबा है पाकिस्तान में मरकज़ की सतह पे सबसे बड़ी अदालत हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज का हमारा मौजू, आज का हमारा टॉपिक। 1973 के आइन के तहत मुल्क में आला तरीन वफाकी अदालत सबसे बड़ी अदालत है और इसे मुल्क के अंदर मौजूद बाकी तमाम अदालतों पर बरतरी हासिल है। इसके ज़ेली बेंच जो हैं वो बड़े बड़े शहरों में कायम हैं। हम सबसे पहले इसकी तश्कील देख लेते हैं, इसकी तंजीम देख लेते हैं। तो आइन की रूह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक चीफ़ जस्टिस और उतने जजेस पर मुश्तमिल होगी जिनकी तादाद का तयन पार्लियामेंट कानून साजी के ज़रिए से करेगी। पार्लियामेंट तयन करते हुए बताएगी कि कितने जजेस की ज़रूरत है। मुल्की हालात को, मुकदमात की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए पार्लियामेंट जो है वो जजेस की तादाद का तयन कर सकती है। और अगर इस किस्म का कानून उस वक्त मौजूद नहीं है तो फिर सदर मुमलिकत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तादाद का तयन कर सकता है। आजकल जजेस की तादाद जो है वो 17 के करीब है। अब हम चलते हैं अहलियत की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किन किन शराइत पे पूरा उतरना ज़रूरी है। तो जज बनने के लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान का शहरी हो, यानी पाकिस्तानी शहरी हो, 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, 15 साल तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट की हैसियत से काम कर चुका हो, तो फिर जो है वो जज के ओहदे की शराइत को पूरा करता है और उसको जज की हैसियत से मुकर्रर किया जा सकता है। अब हम तकर्रुरी देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और जजेस की तकर्रुरी किस तरह से होती है। चीफ़ जस्टिस और जजेस की तकर्रुरी के लिए एक होती है पार्लिमानी कमेटी और एक होता है जुडिशल काउंसिल। अदालती कमीशन भी इसे कहा जाता है। तो जुडिशल काउंसिल या अदालती कमीशन जो है इसके मशवरे से सदर पाकिस्तान मुकर्रर करता है। यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। 18वीं जो आइनी तरमीम सामने आई तो उसके तहत सदर मुमलिकत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्रुरी अदालती कमीशन और पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर करेगा। अदालती कमीशन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अदालती कमीशन जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत 9 अफराद पे मुश्तमिल होगा। ये कौन कौन होंगे अदालती कमीशन के अंदर? सबसे पहले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस लिए जाएंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक साबिक चीफ़ जस्टिस या जज, इसको 2 साल के लिए अदालती कमीशन का मेंबर बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ इसका मेंबर होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी इसकी मेंबरशिप हासिल होगी। पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्टेड मुंतखब शुदा नुमाइंदा भी 2 साल के लिए इस कमीशन का मेंबर रह सकता है। तो सिफारिश जो है वो अदालती कमीशन पेश करेगा किसी भी नाम की, और फिर उसकी तौसीक जो है वो पार्लिमानी कमेटी करेगी। अब पार्लिमानी कमेटी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि पार्लिमानी कमेटी जो है ये कुल 8 अराकीन पे मुश्तमिल होती है। कौमी असम्बली और सेनेट में से 4 अराकीन लिए जाएंगे, यानी 4 कौमी असम्बली के मेंबर होंगे और 4 सेनेट के।
अगर कौमी असम्बली नहीं है, कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, तो उस सूरत में पार्लिमानी कमेटी जो है वो सिर्फ सेनेट के अरकान पे मुश्तमिल होगी, उसमें सिर्फ सेनेट के अरकान होंगे। और जो दोनों ऐवान हैं यानी कौमी असम्बली और सेनेट, इसमें निस्फ़ का ताल्लुक़ यानी आधों का ताल्लुक़ जो है वो हुकूमत से होगा और निस्फ़ का ताल्लुक़ जो है वो हिज़्ब इख्तलाफ से होगा। यानी कि जो कौमी असम्बली से 4 लोग लिए जाएंगे, इसमें से 2 हुकूमत से होंगे और 2 हिज़्ब इख्तलाफ यानी अपोजिशन से होंगे। इसी तरह से जो सेनेट से 4 लोग लिए जाएंगे, इन 4 में से 2 हुकूमत से होंगे, हिज़्ब इक़्तिदार से होंगे और 2 हिज़्ब इख्तलाफ या अपोजिशन से होंगे। कमेटी के अरकान की नामज़दगी कायदे हिज़्ब इख्तलाफ यानी वज़ीर आज़म, कायदे हिज़्ब इक़्तिदार यानी वज़ीर आज़म करेगा और साथ में मुआवनत होगी कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अपोजिशन लीडर की। कमेटी के अरकान की नामज़दगी जो है वो ये दोनों अरकान यानी कायदे हिज़्ब इक़्तिदार वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अपोजिशन लीडर दोनों मिल के करेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो हिज़्ब इख्तलाफ होगा, जो अपोजिशन के लीडर्स होंगे, उनको अददी क़ुव्वत या तनासुब से नुमाइंदगी मिलेगी। यूँ समझ लीजिए कि जितनी उस अपोजिशन जमात को पार्लियामेंट के ऐवान में नुमाइंदगी हासिल है, उसी तनासुब से इस कमेटी के अंदर उनको नुमाइंदगी मिलेगी। अब पार्लिमानी कमेटी तौसीक करेगी उस नाम की जिसको अदालती कमीशन की जानिब से तजवीज़ किया गया है, पेश किया गया है। अब अदालती कमीशन ने नाम पेश किया पार्लिमानी कमेटी के सामने, पार्लिमानी कमेटी ने उसकी तौसीक कर दी। पार्लिमानी कमेटी के पास 14 रोज़ का टाइम है, 14 दिन का टाइम है। 14 दिन के अंदर अंदर उसकी तौसीक करनी है, तस्दीक करनी है या मुस्तरद कर देना है। अगर 14 दिन तक कोई फ़ैसला नहीं किया जाता तो आज ख़ुद जो है वो तौसीक या तस्दीक हो जाएगी। पार्लिमानी कमेटी जो है वो मुस्तरद भी कर सकती है किसी नाम को 3/4 अक्सरियत से। आप देखें कि इसके कुल अरकान की तादाद है 8 पार्लिमानी कमेटी के। 8 में से अगर 6 लोग कहेंगे या 6 लोग मुस्तरद कर देंगे उस नाम को, तो ऐसी सूरत में दोबारा रिकमेंडेशन जो है वो अदालती कमीशन करेगा। अदालती कमीशन जो है वो कोई दूसरा नाम रिकमेंड करेगा, तजवीज़ करेगा। कमेटी फिर उसकी तौसीक करेगी। कमेटी जब तौसीक कर देगी तो उसके बाद वो नाम जो है वो सदर मुमलिकत की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बता दूं कि पार्लिमानी कमेटी के जितने भी इजलास होंगे उनके बाकायदा रिकॉर्ड रखे जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात को अगर मंजूर नहीं कर रही, ना मंजूर कर रही है, तो उसकी ठोस वजूहात जो है वो तहरीर करेगी जिसका बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड मौजूद होगा। अब हम चलते हैं बरतरफ़ी की तरफ। अगर कोई जज आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करे, अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाए, किसी किस्म की बदउनवानी का इर्तिकाब करे या ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इस काबिल ना रहे कि अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सके, तो ऐसे में केस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफ़र किया जाएगा सदर पाकिस्तान की जानिब से। अब केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफ़र किया गया है, वहाँ पर समाअत होगी। फ़ैसला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। जो फ़ैसला वो करेगी वो सदर पाकिस्तान को भेज देगी। सदर पाकिस्तान उसकी तौसीक करेंगे, हतमी तौसीक। तो जो जजेस हैं इनको बरतरफ़ करने का इख्तियार बराए नाम सदर के पास है, लेकिन हकीकी अंदाज से आला अदालती काउंसिल फ़ैसला करती है। आला अदालती काउंसिल की रिपोर्ट पर, इसकी सिफारिश पर जजेस को बरतरफ़ किया जा सकता है। सदर मुमलिकत आज ख़ुद किसी भी जज को बरतरफ़ करने का इख्तियार नहीं रखता। इसके बाद चलते हैं मियाद ओहदा। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं ये 65 साल की उम्र तक अपने ओहदे पर फाइज रह सकते हैं, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाता है। फिर हलफ चीफ जस्टिस जो हैं ये अपने ओहदे का हलफ सदर पाकिस्तान के सामने लेंगे और जो बाकी जज साहिबान होंगे वो अपने ओहदे का हलफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाएंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनसे उनके ओहदे का हलफ लेंगे। सदर मकाम अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का सदर मकाम इस्लामाबाद में है, लेकिन इसके जो बेंच हैं वो दूसरे बड़े शहरों में भी कायम किए गए हैं, मसलन कराची, लाहौर, पेशावर और
कोयटा। इसके साथ अगर कायम मकाम या आर्जी जजेस को देखा जाए तो कायम मकाम और आर्जी जजेस को भी मुकर्रर किया जा सकता है। आइन की रूह से जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा किसी वजह से खाली हो तो किसी सीनियर तरीन जज को कायम मकाम चीफ़ जस्टिस मुकर्रर किया जा सकता है। और आइन की रूह से ही सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का अगर ओहदा खाली हो तो सदर जो है वो हाई कोर्ट के किसी जज को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की अहलियत रखता हो सुप्रीम कोर्ट का कायम मकाम जज भी मुकर्रर कर सकता है। इसके बाद इसके बेंच आपको बताती चलूँ, आम तौर पे जो मुकदमात की समाअत है सुप्रीम कोर्ट का जो एक जज है वही करता है, और जब एक जज मुकदमे की समाअत करेगा तो उसको सिंगल बेंच कहा जाएगा। अलबत्ता खुसूसी अहमियत के हामिल जो मुकदमात होते हैं उनकी समाअत के लिए ज़्यादा जजेस पे मुश्तमिल बेंच भी कायम किए जा सकते हैं, जिनको डिविज़नल बेंच और फुल बेंच भी कहा जाता है। डिविज़नल बेंच हो या फुल बेंच हो, इनके अंदर फ़ैसला जो है वो कसरत राय से होगा। यानी जितने भी जजेस बेंच के अंदर शामिल होंगे उनमें से अक्सरियत का फ़ैसला जो है वो माना जाएगा। फिर अगर हम आगे चलें तो आगे है जजेस पर कुछ पाबंदियां भी आयद की गई हैं। मुलाजमत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का जज किसी भी नफ़ा बख्श ओहदे पर फाइज नहीं हो सकता। फिर नंबर 2 पे रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक वो इंतज़ामी नौयत के किसी सरकारी ओहदे पर मुकर्रर नहीं किया जा सकता, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है। ये अदालती नौयत का ही एक ओहदा होता है। रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक वो पाकिस्तान की किसी अदालत में बतौर वकील के पेश नहीं हो सकता। जजेस की तनख्वाह और मराद की बात की जाए तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और जजेस को माकूल तनख्वाह दी जाती है और रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन भी दी जाती है। इनको रिहाइश भी फ्राहम की जाती है, आमदोरफ्त आने और जाने के लिए अलाउंस भी दिया जाता है, और इसकी तौसीक और नज़र षानी जो है वो सदर पार्लियामेंट की सिफारिश पर या पार्लियामेंट के कहने पर करता है, और इस पर नज़र षानी होती रहती है। जो इनके अलाउंसेस हैं जजेस के और जो इनकी पेस हैं उन पे। आगे चलें, इख्तियारात और फ़राइज़ के हवाले से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कौन कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कौन सी हैं और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंक्शन करती है। तो सबसे पहले है इब्तदाई दायरा समाअत। इब्तदाई दायरा समाअत का आगाज़ ही सुप्रीम कोर्ट से होगा। इस नौयत के मुकदमात को और किसी कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। और इब्तदाई दायरा समाअत में आ जाते हैं बच्चों ज़्यादातर वफाकी तनाज़ात। अगर मरकज़ या सूबों के दरमियान और इसी तरह से मुख्तलिफ़ सूबाई हुकूमतों के दरमियान कोई झगड़ा या इख्तलाफ पैदा हो जाए तो उसकी इब्तदाई समाअत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में शामिल है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे तमाम तनाज़ात में इब्तदाई दायरा समाअत का हक़ हासिल है जो वफाकी हुकूमत यानी एक मरकज़ की हुकूमत और एक या एक से ज़ायद सूबाई हुकूमतों के माबैन हो। यानी अगर कोई तनाज़ा मुख्तलिफ़ हुकूमतों के दरमियान है, इसमें 2 या 2 से ज़ायद सूबाई हुकूमतें भी हो सकती हैं, एक मरकज़ की हुकूमत और एक से ज़ायद सूबाई हुकूमतें भी हो सकती हैं। इनके दरमियान अगर कोई तनाज़ा है तो ऐसी सूरत में वो तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उस पर तौज़ीही फ़ैसले करने की मजाज़ है। बाज़ जो तनाज़ात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अदालत की राय जानने के लिए पेश किए जाते हैं ताकि पता चल सके कि असल में जो ज़ेर समाअत मुकदमा है उसमें हक़ किसका है और फ़र्ज़ किसका है। यानी फ़रीक़ैन के हुकूक़ और फ़राइज़ के सिर्फ तयन के लिए जाया जाता है कि राय मालूम की जाए। यहाँ पर फ़रीक़ैन जो हैं वो वफाकी हुकूमत होगी और 2 या 2 से ज़ायद सूबाई हुकूमतें होंगी, और यहाँ पर तौज़ीही फ़ैसले होंगे यानी जिसमें अदालत जो है वो वज़ाहत कर देगी कि किसका हक़ है और किसका फ़र्ज़ है। फिर उसके बाद आगे चलें, अपीलों की समाअत। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसके पास अपील की समाअत का इख्तियार भी है। सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान के अंदर 4 सूबों में मौजूद चारों जो हाई कोर्ट्स हैं और फिर जो उनसे निचली अदालतें हैं, जो ज़ेली अदालतें हैं, उन अदालतों ने जो फ़ैसले किए हैं उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील सुनने का इख्तियार हासिल है। इसमें दीवानी नौयत के 50,000 मालियत के मुकदमात हैं और फ़ौजदारी मुकदमात जिसमें सज़ाए मौत अगर किसी को हो चुकी है
तो उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील सुनने का इख्तियार मौजूद है। मज़ीद यहाँ पे थोड़ी सी और वजाहत आप लोगों को कर दूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट जितनी भी हैं चारों, और इस्लामाबाद के अंदर भी एक कायम है, तो हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ किन किन सूरतों में अपील की समाअत कर सकती है। तो इसमें हाई कोर्ट ने अगर हाई कोर्ट से जो नीचे की अदालत थी, मातहत अदलिया थी, उसके फ़ैसले को बदल कर मुलज़िम को सज़ाए मौत दी है या उम्र कैद की सज़ा दी है या उसकी सज़ा में इजाफ़ा किया है, तो ऐसे में अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपील की समाअत करेगी। फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने जो उसकी मातहत अदालत थी उससे मुकदमा ख़ुद समाअत के लिए मंगवा लिया था और मुलज़िम को मौत की सज़ा दी है या उम्र कैद की सज़ा दी है, तो ऐसे में भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील की समाअत हो सकती है। फिर हाई कोर्ट ने किसी को तौहीन अदालत के जुर्म में सज़ा दी हो तो भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील की समाअत हो सकती है। ऐसे तमाम मुकदमात जिनकी मालियत जो है वो 50,000 से ज़्यादा हो, कम ना हो, वो तमाम जो है वो अपील के लिए यहाँ पेश किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट जो है वो ख़ुद तस्दीक करेगी कि मुकदमा आइन की रूह से वजाहत तलब है, अगर है तो ठीक, वरना दीगर सूरतों में अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट से पहले से इजाज़त लेना होगी, फिर अपील के लिए मुकदमा जो है वो पेश किया जा सकता है। इसके बाद चलते हैं बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत किस तरह से इख्तियारात को इस्तेमाल करती है। तो सुप्रीम कोर्ट अवाम के बुनियादी हुकूक के मुहाफ़िज़ है। अगर आइन में शामिल जो बुनियादी हुकूक हैं जो दिए गए हैं शहरियों को, आपको बताती चलूँ कि आइन में बुनियादी हुकूक की एक फ़हरिस्त शामिल है जिसमें तमाम बुनियादी हुकूक का तयन कर दिया गया है। तो अदलिया जो है वो उन बुनियादी हुकूक की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है। अगर आइन में शामिल बुनियादी हुकूक शहरियों को फ़राहम ना किए जाएँ तो ऐसी सूरत में शहरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक को बहाल करने के लिए मुख्तलिफ़ ज़िमन में अहकामात जारी कर सकती है। फिर उसके बाद है मशावरती नौइयत के इख्तियारात। सदर पाकिस्तान जो है वो किसी भी अहम कौमी अहमियत के मसले पर कानूनी मशवरा सुप्रीम कोर्ट से तलब कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम है कि वो सदर मुमलिकत को मशवरा दें, लेकिन सदर मुमलिकत पर लाजिम नहीं कि वो उस कानूनी मशवरे को माने, यानी वो पाबंद नहीं है कि उस पर अमल भी करें। फिर इसके बाद है नज़र सानी के इख्तियारात। सुप्रीम कोर्ट जो है वो नज़र सानी के इख्तियारात को इस्तेमाल करती है, यानी अपना ही फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस फ़ैसले पर दोबारा नज़र सानी करेगी। इसमें अगर देखा जाता है कि अगर किसी किस्म की गलती हो चुकी है तो उस गलती का अज़ाला किया जाए, सुप्रीम कोर्ट को एक मौका और मिल जाता है और साथ में मुताल्लिका फ़रीक को भी एक मौका और मिल जाता है। ये इख्तियार बुनियादी तौर पे किसी की ज़िंदगी बचा सकता है और किसी को नुकसान से महफूज रख सकता है। यानी इसमें देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जो फ़ैसला दिया था, अदालती फ़ैसले पर बाज़ फ़नी वजूहात या नए शवाहिद मिल जाते हैं, नए वाक़यात सामने आ जाते हैं, तो उनकी रोशनी में नज़र सानी की मजाज़ है, नज़र सानी करती है। ऐसा करते वक्त उसे पार्लियामेंट के कवानीन और ख़ुद अपने बनाए हुए कवानीन को मद्देनज़र रखना पड़ता है। ये इख्तियार इसलिए दिया गया है बेसिकली नज़र सानी का इख्तियार, ताकि अगर किसी किस्म की कोई गलती इससे पहले हो चुकी है, कोई इबहाम रह गया है, कुछ शवाहिद बाद में सामने आए हैं, कुछ हक़ाइक़ बाद में सामने आए हैं, तो उनको सामने रखते हुए जो है वो अब सही फ़ैसला किया जा सके। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ चूँकि अपील कहीं दायर नहीं की जा सकती, तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही किए गए फ़ैसले पर नज़र सानी करेगी, नए शवाहिद की रोशनी में देखेगी। फिर इसके बाद आगे चलें तो है आइन की तशरीह। आइन की तशरीह करने के इख्तियारात भी मौजूद हैं। आइन में अगर किसी किस्म की आइन की किसी शिक में किसी सेक्शन में किसी किस्म की कोई उलझन है, इबहाम है, यानी एक जो पॉइंट है, एक जो सेक्शन है उसके एक से ज़्यादा मतालिब लिए जा सकते हैं वजाहत करते हुए, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करते हुए वजाहत करेगी कि इस सेक्शन की दर हकीकत मानी और मफाहीम क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी तशरीह कर देगी वो हतमी नौइयत की होगी, उसको उसी तरह से तस्लीम किया जाएगा। फिर आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाए, आइन की मुहाफ़िज़ भी है।
इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जो है अगर इंतज़ामिया से किसी किस्म की कोई गलती सरजद हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट उसके फ़ैसले को गलत करार दे सकती है और गैर आइनी साबित होने पर उस फ़ैसले को ख़त्म कर सकती है, उस फ़ैसले को मनसूख कर सकती है। यानी किसी फ़र्द ने या किसी इदारे ने कोई ऐसा कदम उठाया जो आइन से मुतसादिम है तो सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस लेती है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। उनमें से एक 1993 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने कौमी असम्बली को तोड़ दिया था। उस फ़ैसले को जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ा लेते हुए उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ, उनकी हुकूमत जो बरतरफ़ कर दी गई थी उसको बहाल कर दिया गया था और गैर आइनी करार दिया था सदर के इक़दाम को। तो इस तरह से आइन की मुहाफ़िज़ है। किसी इदारे से, किसी फ़र्द से अगर कोई गैर आइनी कदम उठाया जाता है तो उसको फिर रोका जा सकता है। उसके बाद है हिदायत जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट जो है। अच्छा, सबसे पहले बच्चों हमने जो पॉइंट किया था ना वो था इब्तदाई दायरा समात। इब्तदाई दायरा समात यहाँ पे। अच्छा, इब्तदाई दायरा समात में आप लोगों ने एक पढ़ा वफाकी तनाज़ात, और इसी के अंदर दूसरा आ जाता है मुख्तलिफ़ ज़मन में हिदायत जारी करना या अहकामात जारी करना। तो यहाँ पे मैं मुख्तलिफ़ पॉइंट्स की सूरत में इसको करवा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बुनियादी हुकूक़ को महफूज बनाते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फ़राहम करते हुए मुख्तलिफ़ तरह के अहकामात जारी कर सकती है। इसमें एक होता है हुक्म अमर। तो हुक्म अमर में क्या होता है, ऐसा हुक्म जारी करके, हुक्म अमर जो है वो जारी करके अदालत किसी भी इदारे को या किसी मकामी हुकाम को या मातहत अदलिया को ऐसा काम करने की हिदायत कर सकती है जो उसके फ़राइज़ में शामिल है, जो उसको करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहा, वो इदारा, वो शख्स। तो अदालत उसको हुक्म दे सकती है कि आप ये काम करें। हुक्म इम्तनाई में किसी काम करने कोई काम जो किया जा रहा है उससे रोक दिया जाता है। इसमें अदलिया जो है वो ऐसा हुक्मनामा जारी करती है कि मुताल्लिका फ़र्द या इदारा या हुकाम की जानिब से या मातहत अदलिया की जानिब से जो काम किया जा रहा है उसको रोक दिया जाता है कि वो काम ना करें जिस काम को करने के वो मजाज़ नहीं है, यानी उनके इख्तियारात में शामिल नहीं है, या उन्हें ऐसा इक़दाम करने का हुक्म दे सकती है जो उनके कानूनी फ़राइज़ में शामिल है, जो हुक्म अमर में शामिल होगा। फिर उसके बाद अगर आगे देखा जाए तो हुक्म तयन इख्तियारात भी इसमें आ जाता है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम या कोई इदारा या मातहत अदलिया कोई ऐसा फ़ैसला करे जिसे करने का वो कानूनी तौर पे हक़ नहीं रखते, मजाज़ नहीं है, तो फिर अदालत जो है वो तयन इख्तियारात के तहत उसे कलअदम करार दे सकते हैं, मुस्तरद कर सकते हैं। फिर हब्स बेजा का एक हुक्मनामा होता है, हुक्म होता है। अगर किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखा गया है, नज़रबंद किया गया है, तो ऐसे में मुतासरा जो शख्स है, मुतासरा जो फ़रीक है, उसकी दरख्वास्त पर अदालत ये हुक्म जारी कर सकती है कि जो नज़रबंद शख्स है उसको अदालत में पेश किया जाए। तो फिर अदालत ख़ुद जो है वो इत्मीनान करती है, तसल्ली करती है कि जो इसकी गिरफ़्तारी है, जो इसकी नज़रबंदी है वो कानूनी है या गैर कानूनी है। अगर कानूनी है तो ठीक है, अगर गैर कानूनी है तो फिर जो है वो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। फिर है हुक्म इज़हार इख्तियार। अदलिया जो है वो किसी भी सरकारी ओहदे के दावेदार से जवाब तलब कर सकती है कि वो किस कानून के तहत मुताल्लिका ओहदे पर फाइज है या उसके इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहा है। फिर बुनियादी हुकूक़ की हिफाजत के ज़िम्मन में किसी भी शख्स की दरख्वास्त पर अदलिया सरकारी हुकाम को हुक्म जारी कर सकती है, हिदायत दे सकती है कि ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ और उसका बुनियादी हक़ जो है वो उसको वापस दिलवाया जाए। बुनियादी हुकूक़ के नफाज़ के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी हिदायत अदलिया सुप्रीम कोर्ट जारी करती रहती है। उसके बाद आ जाइए निगरानी की तरफ। तो सुप्रीम कोर्ट चारों जो सूबों के अंदर हाई कोर्ट्स हैं उनके काम की निगरानी करने का इख्तियार रखती है, निगरानी करती है, उनके लिए कवायद व ज़वाबित जो हैं उनको तश्कील देती है। फिर इस ज़िम्मन में उनको हिदायत जारी करती है और अहकामात भी जारी करती है। चारों सूबों के अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं उनके लिए उसूल व ज़वाबित का तयन करना और फिर मातहत अदलिया का
मुआयना भी खुद जाके किया जाता है, चेक किया जाता है कि किस तरह से काम किया जा रहा है, और उस दौरान उनको हिदायत जारी की जा सकती हैं। और फिर उस दौरान मतलब अदलिया में जो उस अदालत के अंदर जो ज़ेर समाअत मुकदमा होता है उसको एक अदालत से दूसरी अदालत में भी मुंतकिल किया जा सकता है। फिर जजेस के जो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हैं वो भी जारी किए जा सकते हैं इनकी जानिब से। उसके बाद आगे हम चलते हैं तौहीन अदालत यहाँ पे शामिल नहीं है। तौहीन अदालत का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करती है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई शख्स अदालत के काम में मदाखलत करे, रुकावट पैदा करने की कोशिश करे, या अदालत ने कोई हुक्म दिया है उसको मानने से इनकार कर रहे हैं, या अदलिया या अदालत के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिससे उसके वक़ार में कमी आ रही है, या अदलिया के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे कोशिश के सिलसिले में जिसने भी ऐसा किया है उस पे मुकदमा जो है वो दायर किया जा सकता है। और फिर उसमें जो है वो जायज़ा लिया जाएगा कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। तो ऐसे में फिर अगर साबित हो जाए कि उसने ऐसा किया है, अदालत के काम में रुकावट पैदा करने की कोशिश की है, या नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, या हुक्म को मानने से इनकार किया है, तो तौहीन अदालत के जुर्म में सज़ा भी दी जा सकती है। फिर उसके बाद कुछ और भी तरह के इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें किसी भी शख्स को हाज़िरी का हुक्म देना, पूरे मुल्क में से किसी भी शख्स को अदलिया सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकती है, किसी भी इदारे से किसी भी ऑफिसर को अपने पास बुला सकती है। फिर दूसरे नंबर पे ज़रूरी कागज़ात या मुसव्वदात को तलब करना, तो वो कह सकते हैं किसी भी इदारे से किसी भी शख्स से कि हमें ये डॉक्यूमेंटेशन या ये पेपर्स जो हैं वो दिखाए जाएँ या अदालत में पेश किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो पूरे मुल्क में किसी भी शख्स किसी भी इदारे के लिए हो सकता है। मुख्तलिफ़ तरह के ट्रिब्यूनल्स कायम किए जा सकते हैं। फिर मुख्तलिफ़ कानूनी नुकात की वजाहत करना, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे तमाम फ़ैसले जिनमें किसी कानूनी नुक्ते की वजाहत की गई हो, फिर वो मातहत अदलिया के लिए कानून की हैसियत रखते हैं। मातहत अदलिया फिर उसको कानून की तरह ही डील करते हैं। फिर इसके अलावा भी कुछ इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें वफाकी शरई अदालत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलों की समाअत भी की जाती है। फिर अदालत जो है वो किसी भी मसले का अज़ ख़ुद नोटिस ले सकती है जिसको सो मोटो एक्शन कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट जो है वह इस्तेमाल करती है। आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सुप्रीम कोर्ट की तंजीम और तश्कील है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात और फ़राइज़। ये हमारा आज का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट की तंजीम और तश्कील पढ़ेंगे और साथ साथ उसके इख्तियारात पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।